नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एप्रिकस एकेडमी में। मैं विश्वजीत सिंह और आज हम 9 फरवरी के जो करंट अफेयर्स हैं वो करेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलेगा। बस हर जगह इसको लाइक कीजिए। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, फेसबुक पर भी हैं और टेलीग्राम पर भी हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें। ये जो है हमारा, आप इसको सर्च कर सकते हैं एप्रिकस एकेडमी, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़िए जहां हम लेटेस्ट अपडेट्स देते हैं। इन वीडियोस के पीडीएफ भी वहीं अपलोड किए जाते हैं। इसके अलावा एमसीक्यूज भी वहां पर हम डालते हैं। आप हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें और अगर आपकी कोई भी सजेशन हो तो बेझिझक आप कमेंट्स का इस्तेमाल करें और वहां पर कमेंट करें। आइए करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं आज के। पहला एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आज की आपने न्यूज़ भी देखी होगी। किया, टोयोटा, मुझे लगता है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। किया, टोयोटा, सुजुकी कार कंपनीज है ना, इन्होंने प्लस डोमिनोज ने और केएफसी ने भी बेसिकली इन्होंने अपोलोजाइज किया है टू इंडियन कस्टमर्स फॉर देयर पोस्ट बाय द डीलर्स ऑन सोशल मीडिया हैंडल्स इन पाकिस्तान ऑन कश्मीर। देखिए, 5 फरवरी को कश्मीर पर, देखिए 5 फरवरी को, पहली बात 5 फरवरी को जान ले, कश्मीर जो है पाकिस्तान जो है वो कश्मीर सॉलिडेरिटी डे मनाता है टू शो इट्स सपोर्ट फॉर द कश्मीरी सेपरेटिस्ट इन इंडिया। ठीक है, तो 5 फरवरी को क्या हुआ, इन ब्रांड्स ने अपने अपने हैंडल्स पर कश्मीर सॉलिडेरिटी डे को लेकर कुछ पोस्ट डाली, जिसके बाद बहुत बड़े लेवल पर इनका जो है बॉयकॉट शुरू हो गया। अचानक से ट्विटर पर इस तरह के जो हैशटैग्स हैं, बॉयकॉट किया मोटर्स, बॉयकॉट केएफसी, Hyundai विद टेररिस्ट, Hyundai मस्ट अपोलोजाइज, इस तरह के जो हैशटैग्स हैं वो ट्रेंडिंग होना शुरू हो गए और लोगों में एक नेशनलिस्टिक सेंटीमेंट भर गया और लोग ये कहने लग गए कि यार इनको छोड़ो, लोकल ब्रांड यूज करो, टाटा, महिंद्रा इनको यूज करते हैं। अब क्योंकि देखिए ये जो ब्रांड है, डोमिनोज है, पिज्जा आप जरूर खाते हैं आप कॉमनली, और ये किया, टोयोटा, सुजुकी, किसी ना किसी की गाड़ी आप लोगों के पास या अपने आसपास जरूर देखी होगी। तो इन ब्रांड्स की बहुत बड़ी प्रेजेंस है इंडिया में और इसीलिए इन ब्रांड्स ने अब माफी मांगी है। ठीक है, मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूं, ये देखिए। हर ब्रांड ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा है। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं। किया, वी डीपली रिग्रेट द ऑफेंस कॉज्ड बाय अनऑफिशियल सोशल मीडिया एक्टिविटी। ठीक है, वी रिग्रेट एंड अपोलोजाइज फॉर द सोशल मीडिया पोस्ट, वी डीपली रिग्रेट टू हर्ट द सेंटिमेंट्स। तो ये सभी ने बेसिकली माफी मांगी है इस तरह की पोस्ट के लिए। जब इनका बैकलैश शुरू होना लग गया सोशल मीडिया पर, तो कहीं ना कहीं इन ब्रांड्स को लगा कि अब हमें कोई ना कोई खतरा हो सकता है या हमारी सेल्स वगैरह कम हो सकती हैं, तो इसलिए इन्होंने अभी बेसिकली माफी मांग ली है। और एक इंपॉर्टेंट बात यह हुई कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने साउथ कोरिया के एम्बेसडर को सम्मन किया। देखिए, बहुत बड़ी बात है, किसी देश के एम्बेसडर को सम्मन करना बहुत बड़ी बात है। जब कोई बड़ी घटना घट जाए तभी ये होता है। तो उनको सम्मन किया यहां पर, और भारतीय एम्बेसडर जो सियोल में है, उन्होंने Hyundai के हेडक्वार्टर्स जाकर बात की और एक एक्सप्लेनेशन मांगी कि ये सोशल मीडिया पोस्ट क्यों डाली गई हैं, क्योंकि कश्मीर भारत का हिस्सा है और हम किसी भी ऐसे प्रोटेस्ट के खिलाफ हैं जो बेसिकली कश्मीर को भारत से तोड़ने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट जो घटना हुई, साउथ कोरिया के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हमारे एस जयशंकर को बोला कि उनकी कंट्री को रिग्रेट है फॉर द ऑफेंस दे हैव कॉज टू द पीपल एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय दैट सोशल मीडिया पोस्ट। है ना, क्योंकि देखिए यहां पर सिर्फ लोगों के सेंटीमेंट हर्ट नहीं हुए, एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर भी आहत हुआ इस बात का, और हमें ये बात अच्छी नहीं लगी। इसीलिए तो साउथ कोरिया के फॉरेन मिनिस्टर ने माफी मांगी कि हमें अफसोस है कि इस तरह का हुआ, तो हम भारत के लोगों से और भारत सरकार से माफी मांगते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना न्यूज। आगे बढ़ते हैं। दूसरी न्यूज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, जिसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के एंगल से भी देखा जाता है इस तरह की न्यूज को। आपको पता है हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, किस आर्टिकल में है, जल्दी बताइए।
19, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अभी हुआ क्या है, देखिए कहानी क्या है, पहले कहानी जान लीजिए। मलयालम चैनल है एक, मीडिया वन नाम का, ठीक है। अभी मैं आपको पहले शुरू से कहानी बता देता हूं। इनका 10 साल का ब्रॉडकास्टिंग लाइसेंस था जो कि 29 सितंबर 2021 को एक्सपायर हो गया, ठीक है। इन्होंने पिछले मई को इसके रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर दिया। अब होता क्या है कि लास्ट ईयर दिसंबर 29 को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सिक्योरिटी क्लियरेंस इस चैनल को नहीं देती हैं। वो कहती हैं कि नहीं, नेशनल सिक्योरिटी को इस चैनल से किसी तरह का खतरा है। इस तरह की क्लियरेंस के डिनाइल के बाद जो आईएनबी मिनिस्ट्री है, जिसका काम है इनको लाइसेंस देना ब्रॉडकास्टिंग का, वो इसकी ब्रॉडकास्टिंग सस्पेंड कर देती है। और सस्पेंड होने के बाद बड़ा हो हल्ला होता है और ये चैनल चला जाता है हाई कोर्ट। लास्ट वीक हाई कोर्ट चला गया, हाई कोर्ट ने डिसीजन स्टे कर दिया था और सेंटर को कहा था कि सारी की सारी फाइल्स उनको सबमिट करें, और उनको देख के ही जो कोर्ट है, कोर्ट ने 8 फरवरी को अपना फैसला सुनाया है। अब कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने सेंटर के बैन को अपहोल्ड किया है, सही ठहराया कि यह बिल्कुल सही है। केरला हाई कोर्ट डिसमिस्ड द पिटीशन, केरला हाई कोर्ट ने सीधा इसको डिसमिस कर दिया। देखिए रिट पिटीशन फाइल की गई थी मध्यमम ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड, ठीक है। ये चैनल की अगर हम बात करें तो ये चैनल एक ऐसे ग्रुप द्वारा, उसके द्वारा चलाया जाता है जो कि एफिलिएटेड है टू जमात इस्लामी, ठीक है। और 2020 में भी इसको 2 दिन के लिए बैन किया गया था अंडर केबल न्यूज नेटवर्क्स 1998, जब दिल्ली में कम्युनल राइट्स हो रहे थे तब इसको बैन किया गया था उस वक्त भी। अब इसके बाद क्या होता है, जो एडिटर हैं प्रमोद रमन इस चैनल के, वो ऑन एयर आए और उन्होंने कहा कि हम अपनी जो लड़ाई है वो जारी रखेंगे, फ्रीडम ऑफ प्रेस को अपहेल्ड करेंगे, और उसके बाद चैनल बंद हो गया। देखिए कोर्ट ने ये फैसला क्यों अपहेल्ड किया, क्योंकि कोर्ट ने बोला कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई थी इन द केस डिजी केबल नेटवर्क वर्सेस इंडियन यूनियन। अब मैं क्यों बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू भी, अगर आपको कहीं यूज करना है, कि केरला हाई कोर्ट ने 2019 की सुप्रीम कोर्ट की इस रूलिंग डिजी केबल नेटवर्क वर्सेस इंडियन यूनियन को प्रेसिडेंस मानते हुए ये कहा कि ऐसे मैटर जैसे कि टेलीविजन को, चैनल्स को लाइसेंस देना, उसमें पिटिशनर के पास कोई हक नहीं है हियरिंग का अगर उसको परमिशन डिनाई की जाती है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी के ग्राउंड पे अगर टेलीविजन लाइसेंस रद्द होता है तो हियरिंग का पिटिशनर के पास कोई राइट नहीं है। तो इसी रूलिंग को प्रेसिडेंस मानते हुए केरला हाई कोर्ट ने सेंटर के इस बैन को अपहेल्ड किया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि इस तरह की न्यूज को हम हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के एंगल से देखते हैं, और क्योंकि ये चैनल जमात इस्लामी द्वारा ओन किया गया है तो इसको कहीं ना कहीं जो है एक और एंगल से भी देखने की कोशिश की गई है। अब आगे क्या होगा वो देखते हैं, हो सकता है ये चैनल जो है वो सुप्रीम कोर्ट चला जाए इसको लेके, ठीक है। तो ये न्यूज ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं। सो भारत पहली कंट्री बन गई है दुनिया में, फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू एडमिनिस्टर कोविड-19 डीएनए वैक्सीन। देखिए अभी तक जितनी वैक्सीन बनी है दुनिया में, या हमने भी दी है, वो आरएनए वैक्सीन है। पहली बार ये कोविड-19 डीएनए वैक्सीन बनाई गई थी जाइडस कैडिला के द्वारा, और इसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिल गया है। किस आधार पे मिला है, फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स के जो इनिशियल रिजल्ट्स हैं वो इस वैक्सीन को 66% एफिशिएंट साबित कर रहे हैं फॉर सिम्टोमेटिक केसेस, ठीक है। और वैसे भी इस वैक्सीन का नाम है ZYCOV-D। ये वैसे भी दुनिया की पहली प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन है। इसे बनाने वाला कौन है ये ध्यान में रखिए, कोई बाहरली कंपनी नहीं है, भारत की ही है, अहमदाबाद बेस्ड मैन्युफैक्चरर जाइडस कैडिला, इन्होंने ये वैक्सीन बनाई है। और ड्रग कंट्रोलर ने इसको परमिशन भी दे दी है कि इस वैक्सीन को 12 से 17 साल के बच्चों में भी यूज किया जा सकता है। ये पिक्चर में आपको दिख रही होगी, वर्ल्ड फर्स्ट प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन फॉर कोविड-19। देखिए ज्यादातर जितनी भी हमने अभी तक वैक्सीन देखी है, या तो उनकी 1 डोज लगी है या उनकी 2 डोज लगी है, लेकिन ZYCOV-D को 3 डोजेस में दिया जाना है। पहली डोज के बाद 28 दिन के गैप पे दूसरी डोज, फिर 56 दिन के गैप पे तीसरी डोज।
और एक और खासियत ये है कि जाइडस कैडिला की ये जो वैक्सीन बनाने का सारा प्रोसेस था, उसमें इन्होंने पार्टनरशिप करी थी विद डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और इस तरह से हम इसे सेकंड होम ग्रोन वैक्सीन भी कह सकते हैं, जिसको इमरजेंसी ऑथराइजेशन मिला है। क्योंकि इससे पहले आपको पता ही है, एक उसको मिला था जो काफी लोगों को दी गई है, दैट इज भारत बायोटेक की कोवैक्सिन। ठीक है, कोवैक्सिन के बाद अब सेकंड है जाइडस कैडिला की ZYCOV-D। तो आपसे अगर पूछ ले कौन सी कंट्री है जो दुनिया में पहली बार कोविड-19 DNA वैक्सीन दे रही है ना, यहां आपसे पूछ लें कि किस कंपनी ने, या इनमें से कौन सी डीएनए वैक्सीन है, या किस कंपनी ने डीएनए वैक्सीन बनाई है, तो इस सब तरह के जो सवाल हैं वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व में बेटर हैबिटेट मैनेजमेंट के कारण, जो कि 6 महीने पहले लॉन्च किए गए थे मेयर्स हैबिटेट मैनेज करने के लिए, उसके कारण सरिस्का टाइगर रिजर्व, जो कि कहां पे है, राजस्थान, इंपॉर्टेंट थिंग राजस्थान में है, उसके जो बेनिफिट है वो मिलने शुरू हो गए हैं। टाइगर पॉपुलेशन इस टाइगर रिजर्व में 25 हो गई है अब, 25, और काफी सारे रिसोर्सेज जैसे वाटर होल्स बनाए गए थे, ग्रासलैंड बनाए गए थे, ताकि वो एक तरह का इन टाइगर्स के लिए प्रे बेस बन पाए, है ना, कि टाइगर्स को प्रे, अपने जो उनको और जानवर मिल पाए उनका अपना पेट भरने के लिए। ठीक है, राजस्थान की ब्रॉडली बात करें तो ये ध्यान में रखिएगा, अभी एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से राजस्थान में 4 टाइगर रिजर्व हैं। एक है रणथंभौर टाइगर रिजर्व सवाई माधोपुर में, सरिस्का अभी बताया अलवर में, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है कोटा में, और लास्ट जो है मेरे ख्याल से लास्ट या लास्ट ईयर बना था रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व बूंदी में। ठीक है, तो 4 टाइगर रिजर्व हैं। अगर ये पूछ लें ये कहाँ पे है तो ये भी आप ध्यान में रखना। इसके अलावा अगर प्रोटेक्टेड एरियाज की बात करें तो राजस्थान में एक डेजर्ट नेशनल पार्क भी है जैसलमेर में, केवलादेव नेशनल पार्क है भरतपुर में, सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उदयपुर में, और एक नेशनल चंबल सेंचुरी है जो कि ऑन द ट्राई जंक्शन ऑफ राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी है। थोड़ा सा प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में जान लें। प्रोजेक्ट टाइगर देखिए 1973 में हमने शुरू किया था टाइगर की पॉपुलेशन को बचाने के लिए, है ना। टाइगर बहुत तेजी से खत्म हो रहे थे, और ये जो हमारे इकोलॉजिकल पिरामिड में सबसे टॉप पे है टाइगर, इसकी पॉपुलेशन को बचाने के लिए हमने ये अभियान शुरू किया था। तब हमारे पास तकरीबन 9 टाइगर रिजर्व्स को लेकर हमने इसको शुरू किया था। ठीक है, 9 टाइगर रिजर्व्स को लेके, और आपको पता ही है हमारा नेशनल एनिमल भी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट था। और ये बेसिकली एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, टोटली इट वाज स्पॉन्सर्ड बाय द सेंटर एंड इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। ठीक है, और इसके लिए एक प्लान लॉन्च किया गया, बाद में जाके नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ये बनाई गई, एक स्टैट्यूटरी बॉडी 2005 में। ठीक है, जिसके फंक्शन जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में वे डिफाइन किए गए हैं। मतलब उसमें बेसिकली बताया गया कि ये सुपरवाइजरी या कोऑर्डिनेशन का इसका रोल होगा, इस तरह के जो फंक्शन है ये NTCA करेगी। ठीक है, एक और जो वर्ड इसके साथ न्यूज में रहता है एम स्ट्राइप्स, इसकी फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस, है ना। ध्यान रखना है, कई बार पूछ लेते हैं एम स्ट्राइप्स किससे रिलेटेड है, तो ये एक ऐप बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम है। ठीक है, ऐप बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम है जो कि टाइगर रिजर्व के लिए शुरू किया गया था बाय NTCA इन 2010। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं। प्रवीण कुमार सोबती, है ना, मेरी एज ग्रुप में मैंने तो बहुत देखा है, महाभारत देखी है आपने, है ना, द फेमस BR चोपड़ा शो महाभारत, तो उसमें जो भीम के किरदार निभा रहे थे ये एक्टर एथलीट थे प्रवीण कुमार सोबती। अभी हाल ही में इनकी जो है मृत्यु हो गई है, और ही इज अ वेरी वेरी फेमस एथलीट प्लस एक्टर आल्सो। ये BSF में थे तब इनका एथलेटिक टैलेंट सामने आया था। इन्होंने भारत को हैमर और डिस्कस थ्रो में रिप्रेजेंट किया है, गोल्ड मेडल जीते हैं इन द डिस्कस इवेंट इन 1966 एंड 1970 एशियन गेम्स, और 1966 के कॉमनवेल्थ गेम्स और 1974 के एशियन गेम्स में इन्होंने सिल्वर मेडल्स भी जीते, और साथ के साथ 1968 और 1972 ओलंपिक्स में भी भारत को रिप्रेजेंट किया था। एंड इनका जो मोस्ट, इन्होंने फिल्मों में भी काम किया, लेकिन सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट रोल इनका रहा था भीम का महाभारत सीरियल में। इसके बिना इन्होंने साबू का रोल भी प्ले किया है इन द टीवी एडेप्टेशन ऑफ चाचा चौधरी।
है ना। चाचा चौधरी के साथ एक लंबा सा इंसान जो होता है, तो साबू का रोल भी इन्होंने किया है। इसके बिना ये कई फिल्मों में भी आए हैं, जैसे अजूबा, आज का अर्जुन, घायल, और काफी फिल्मों में इन्होंने काम किया था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। इनकी डेथ हुई है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। आगे चलते हैं। सो हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी ने नया एक मिशन लॉन्च किया है, मिशन इंद्रधनुष 4.0। ठीक है, ये देखिए मिशन किस लिए है, ये बेसिकली यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को लेकर था ये मिशन। ठीक है, पहले वन आया, फिर 2.0, 3.0 और 4.0। अब 4.0 का मिशन है एक लार्जेस्ट इनोकुलेशन ड्राइव जो है पूरी हम भारत में चलाएंगे, जिसमें 3 करोड़ प्रेग्नेंट वुमेन और 2.6 करोड़ बच्चों को कवर किया जाएगा अंडर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। कि जो उनको है ना प्रॉपर टीके लगने होते हैं, वो उनको प्रॉपर जो है प्रोवाइड किए जाएं। ये जो IMI 4.0 वर्जन है, ये 3 राउंड्स में होगा और पूरे भारत में 416 डिस्ट्रिक्ट्स एंड अक्रॉस 33 स्टेट्स एंड यूटीज। और इसमें 75 डिस्ट्रिक्ट्स वो भी आइडेंटिफाई की गई हैं, उनको भी इंक्लूड किया गया है, जो कि बेसिकली हम आज़ादी के अमृत महोत्सव के लिए हम मना रहे हैं जिनको। और इस मौके पर IMI 4.0 पोर्टल भी लॉन्च किया गया है और एक ऑपरेशनल गाइडलाइंस फॉर IMI 4.0 स्ट्रेंथनिंग इम्यूनाइजेशन इन अर्बन एरियाज, ए फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन, ये एक हैंडबुक भी जारी की गई है। ठीक है, ये देखो 3 मेन इसके एस्पेक्ट्स। टू इंश्योर फुल इम्यूनाइजेशन इन सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट एंड सिटीज बाय मोर देन 90%, 4 phases of this mission and progress to be monitored at highest level। प्रगति प्लेटफॉर्म आपने पहले भी सुना होगा, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष के बारे थोड़ा सा जान ले। दिसंबर 2014 को शुरू किया गया था। एम इसका था फॉर फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज, है ना। ये ध्यान में रखना, आपको पूछ ले मिशन इंद्रधनुष किससे रिलेटेड है, तो ये इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है। इसका मेनली पर्पज तब लॉन्च करने का ये था कि जो पार्शली और अनवैक्सीनेटेड चिल्ड्रन हैं और प्रेग्नेंट वुमेन हैं, और ऐसे एरियाज में जो हाई रिस्क एरियाज हैं जहां पहुंचना मुश्किल है और बहुत ही कम इम्यूनाइजेशन कवरेज है, उनको कवर करना इस प्रोग्राम, इस मिशन के तहत। ठीक है, इस मिशन का फोकस था ऑन प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस। ठीक है, कि वैक्सीन जिन डिजीजेस के लिए दी जाती है, उन डिजीजेस को प्रिवेंट करने के लिए ये बेसिकली मिशन था। एंड दिस मिशन इज आल्सो आइडेंटिफाइड एज वन ऑफ द फ्लैगशिप मिशन अंडर ग्राम स्वराज अभियान और एक्सटेंडेड ग्राम स्वराज अभियान। उसके उसके अंतर्गत भी एक फ्लैगशिप स्कीम है मिशन इंद्रधनुष। ठीक है, ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं। सो गौतम अदानी ने मुकेश अंबानी को क्रॉस कर लिया है और वो बन गए हैं एशिया के रिचेस्ट पर्सन। भारतीय बिलियनियर, भारत के तो बने ही हैं रिचेस्ट, एशिया के भी बन गए हैं। भारतीय बिलियनियर जिन्होंने स्मॉल कमोडिटीज ट्रेडिंग बिजनेस शुरू किया था और आज उनका पोर्ट्स, माइंस, ग्रीन एनर्जी, इन सब में बेसिकली इनका बिजनेस है और अब ये एशिया के, भारत के रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं। इनकी जो नेटवर्थ है वो 88.5 बिलियन पहुंच गई थी सोमवार को, अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग्स बिलियनियर इंडेक्स। और अंबानी जी की 87.9 बिलियन है, तो इसीलिए इन्होंने उनको सरपास कर लिया। और तकरीबन 12 बिलियन जंप इनका पर्सनल फॉर्च्यून में हुआ है इस साल, और अदानी को बेसिकली वर्ल्ड बिगेस्ट वेल्थ गेनर दिस ईयर भी माना गया। ठीक है, इनके बेसिकली इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में माइन प्रोजेक्ट शुरू किया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा, जिसका क्लाइमेट एक्टिविस्ट और इन्वायरमेंटलिस्ट से इसका जो है उन्होंने इसके खिलाफ किया था। इवन ग्रेटा थनबर्ग ने भी इस माइन प्रोजेक्ट के खिलाफ जो है अपनी आवाज़ उठाई थी। और उसके बाद जो इन्होंने है बेसिकली ही स्टार्टेड लुकिंग ऑन अनदर एस्पेक्ट्स। He started spending in renewable energy, airports, data centers and defense contracting। और ये सारे एस्पेक्ट्स वही हैं जो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रायोरिटीज थी, कि ये सारे एस्पेक्ट्स ज़रूरी हैं फॉर बिल्डिंग आवर नेशन एंड मीटिंग आवर नेशन लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक गोल्स। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं। कंवल टाइगर रिजर्व, यहां पर पहली बार फर्स्ट एवर बर्ड वॉक शुरू होने वाला है। पहला सवाल तो यही बन जाता है, कंवल टाइगर रिजर्व कहां है भाई, ये किस स्टेट में है? तो ये है नई बनी स्टेट तेलंगाना में।
12 और 13 को पहला बर्ड वॉक ये शुरू कर रहे हैं, और बर्डिंग एंथुजियास्ट जिनको इंटरेस्ट है बर्ड वॉचिंग में, बर्ड फोटोग्राफी में, उनको इनवाइट किया है फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, कावल टाइगर रिजर्व की अगर बात करें, सो इट हैज वेरी रिच डाइवर्सिटी इन फ्लोरा एंड फौना। कम से कम 300 से ज़्यादा स्पीशीज ऑफ बर्ड्स यहाँ पर पाए जाते हैं। 600 से ज़्यादा ट्री स्पीशीज हैं, जैसे टीक, बेम्बू विद टीक, प्योर बेम्बू। ठीक है, और बहुत सारी वाटर बॉडीज पाई जाती हैं, जिसके कारण फौना डाइवर्सिटी यहाँ पर बहुत है। और कवल में बेसिकली बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है फॉर साइटिंग ऑफ लोकल बर्ड्स एंड माइग्रेटरी वन। ठीक है, कुछ रेयर स्पीशीज भी देखने को मिलते हैं, जैसे ग्रे हेडेड फिश ईगल, क्रेस्टेड ट्री स्विफ्ट, रिवर लैपविंग, वाइट रम्ड मुनिया। तो इस तरह के बेसिकली जो हैं ये देखने को मिलते हैं यहाँ पे। तो ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ लिया जाए बर्ड वॉक किसने शुरू किया है, कावल टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तेलंगाना में। सो आगे चलते हैं। आईसीसीआई लंबार्ड, ये बेसिकली न्यूज़ मैंने क्यों ली है, क्योंकि पहली बार साइबर इंश्योरेंस हमें सुनने को मिला है। यहां भी देखिए, साइबर सुरक्षित इंश्योरेंस पॉलिसी। आईसीसीआई लंबार्ड ने एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ मिलकर साइबर इंश्योरेंस शुरू की है, और ये बेसिकली इंश्योरेंस शुरू किया गया है फॉर सॉल्यूशंस अगेंस्ट साइबर क्राइम्स एंड फाइनेंशियल फ्रॉड्स। ठीक है, थोड़ा सा फीचर बता देता हूँ। 0 वेट पीरियड है, मल्टीपल क्लेम्स फाइल कर सकते हैं, और लिमिट्स भी हैं इंश्योर्ड अमाउंट्स की। ये 90 डे का डिस्कवरी पीरियड देते हैं फॉलोइंग ए 7 डे रिपोर्टिंग पीरियड। इसका क्या मतलब है कि अगर इंश्योर्ड बंदे को 90वें दिन पता लगता है कि हाँ ये मेरे अकाउंट से तो इलीगल ट्रांजैक्शन हुई थी, तो वो अगले 7 दिन में अगर रिपोर्ट करेगा इशूइंग बैंक और मोबाइल वैलेट कंपनी को, तो भी जो उसका है ये अंडर दिस इंश्योरेंस कवर्ड होगा। वहीं एचडीएफसी अर्गो ने लॉन्च कर दी है साइबर सचेत इंश्योरेंस पॉलिसी। इसका भी बेसिकली एम यही है, इन मिटिगेटिंग साइबर रिलेटेड डिजिटल रिस्क फॉर इंडिविजुअल कस्टमर्स एंड कीपिंग देम इंटरनेट इंश्योर्ड। ठीक है, आजकल देखिए जिस तरह से डिजिटल फ्रॉड, साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है, मतलब आपने न्यूमरस खबरें देखी होगी, अखबार उठा लो, हर रोज कोई ना कोई खबर मिल जाती है कि इस तरह का फ्रॉड हो गया, अकाउंट से पैसे निकाल लिए, ये हो गया, वो हो गया। तो इन सभी के लिए ये एक नया इनिशिएटिव है ना, और ये एक अपने आप में बड़ा अलग सा इनिशिएटिव है। तो ध्यान में रखना, आईसीआईसीआई लंबार्ड ने एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ मिलके और एचडीएफसी अर्गो ने शुरू किया, और इन्होंने काफ़ी, एचडीएफसी अर्गो ने काफ़ी कम रखे हैं, नॉमिनल 2 रुपये से कम जो है रेंज रखी है, और 10,000 से लेके 5 करोड़ तक का ये इंश्योरेंस देते हैं ऑफ फाइनेंशियल लॉस, रेपुटेशन लॉस, डाटा लॉस, रिकवरी, साइबर लायबिलिटी प्रोटेक्शन, स्मार्ट होम डिवाइसेस एंड साइबर बली। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। आगे चलते हैं। यूनियन पावर मिनिस्टर ने लॉन्च किया है पावरथॉन 2022। तो पहला सवाल कि ये पावरथॉन 2022 किसने लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली एक हैकाथन कंपटीशन है अंडर आरडीएसएस, रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। इसका पर्पस है टेक्नोलॉजी ड्रिवन सोल्यूशन ढूंढना उन प्रॉब्लम्स के जो हमें पावर डिस्ट्रीब्यूशन में देखने को मिल रही हैं, और एक क्वालिटी और रिलायबल पावर सप्लाई देना। देखिए बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस जो हैं पावर सेक्टर में देखने को मिलते हैं, अराउंड 30 to 40% ऑफ द पावर डिस्ट्रीब्यूशन में ही लॉस हो जाती है। तो आरईसी लिमिटेड ने इन कोलैबोरेशन विद साइन आईटी बॉम्बे, दे हैव अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ पावरथॉन 2022। ठीक है, और इनका पर्पस है कि टेक्नोलॉजिकल सर्विस प्रोवाइडर्स, स्टार्टअप्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, इन सभी को इनवाइट करना कि आप जो राइट नाउ चैलेंजेस विच आर बीइंग फेस्ड इन द पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर, उनके लिए अपने नए नए आइडियाज, टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन सोल्यूशन ढूंढ के लाओ और इनको रिजॉल्व करो। ठीक है, आरडीएसएस बेसिकली क्या है, रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। ये एक रिफॉर्म बेस्ड और रिजल्ट लिंक्ड स्कीम थी मिनिस्ट्री की। इसका ऑब्जेक्टिव था कि हम किसी तरह से एग्रीगेट टेक्निकल और कमर्शियल लॉसेस को कम करें, 12 से 15% तक लेके आए, और हमारा एक्चुअल कॉस्ट ऑफ सप्लाई एंड एक्चुअल रेवेन्यू रियलाइज्ड, इस गैप को कम करें और क्वालिटी और रिलायबिलिटी ऑफ पावर सप्लाई को बढ़ाएं। ठीक है, देखिए एक्चुअल कॉस्ट ऑफ सप्लाई, पावर की एक्चुअल कॉस्ट ऑफ सप्लाई और एक्चुअल रेवेन्यू रियलाइज में काफी फर्क होता है बिकॉज ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, पावरथॉन 2022। सो नेक्स्ट इज बेसिकली इस्टोनिया में एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज हुई है, मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम है विंटर कैंप। 1400 नेटो सोल्जर्स ने इसमें पार्ट लिया।
जिन्होंने अपनी बेसिकली इन्फेंट्री और आर्मर कैपेबिलिटीज दिखाई। और खासियत ये थी कि बहुत ज़्यादा हार्श विंटर कंडीशंस में किस तरह से इन्होंने अपनी कैपेबिलिटीज दिखाई हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। 29 जनवरी से 6 फरवरी तक ये बेसिकली चला था और इसमें ब्रिटिश, फ्रेंच और एस्टोनियन फोर्सेस ने पार्टिसिपेट किया था, जो कि नाटो मल्टीनेशनल बैटल ग्रुप से हैं। और इट इज़ द लार्जेस्ट विंटर एक्सरसाइज फॉर द बैटल ग्रुप, जिसमें लाइव फायरिंग, एंटी टैंक एक्सरसाइजेज, इन्फेंट्री पेट्रोल्स और इंजीनियर टास्क जो हैं इन्वॉल्व थे। ये विंटर कैंप एक्सरसाइज एस्टोनिया में सिर्फ रशियन बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर ही हुई थी। ठीक है, तो अभी जो करंट ये जो चल रहा है रशिया और यूरोप और यूएसए में विवाद, तो उस समय पर ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर पूछ लें एक्सरसाइज विंटर कैंप कहाँ हुआ, तो ध्यान में रखना, एज यू ऑल नो दैट रशिया हैज अमास्ड अ लॉट ऑफ ट्रूप्स ऑन यूक्रेनियन बॉर्डर, और वो डिमांड कर रहा है कि जो फॉरेन नेटो फोर्सेज हैं यहाँ से चली, पोलैंड से चली जाएं, और जितनी भी बाल्टिक स्टेट्स हैं जैसे एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, वो भी वहाँ से चली जाए। ठीक है, नेटो फोर्सेस को आप हटा लो। और मेन डिमांड मैं आपको दोबारा रिमाइंड करा दूं, रशिया लिखित में चाहता था कि यूक्रेन को कभी नेटो का पार्ट नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। पढ़े शिक्षालय इनिशिएटिव बेसिकली पूछ लें किसने शुरू किया, तो वेस्ट बंगाल ने शुरू किया है। ये एक तरह का ओपन एयर क्लासरूम है इन द नेबरहुड प्रोग्राम। देखो आप पिक्चर में देख सकते हो, ओपनली बैठे हैं, और ये 1 से 7 क्लास के बच्चों के लिए शुरू किया गया है। एम इसका ये है, मेन एम इसका ये है कि उन स्टूडेंट्स को इनकरेज करना जो स्कूलों से ड्रॉप आउट हो गए ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक, ताकि वो अपनी एजुकेशन कंटिन्यू रख सके। और ये शुरू क्यों किया गया इनिशिएटिव, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही थी कि फिजिकल क्लासेस को शुरू करो, और गवर्नमेंट ने स्कूल्स तो ओपन कर दिए थे लेकिन क्लासरूम्स नहीं ओपन कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ फियर ऑफ स्पाइक इन कोविड केसेस, और स्टूडेंट्स को बैचेस में बुलाया जा रहा है। तो ऐसे स्कूल जहां पर ओपन एयर स्पेसेस नहीं है, उनको कहा कि आप क्लासेस नेबरहुड पार्क्स और ग्राउंड्स में लगाओ। ठीक है, पढ़े शिक्षालय। अभी लोकल काउंसलर्स और एमएलए ने हेल्प की है फॉर सेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन सच पार्क्स, जैसे मेकशिफ्ट शेड्स बनाना, चेयर्स रखना और मिड डे मील अरेंजमेंट करके देना। ठीक है, और जिन स्कूलों के पास ओपन एयर स्पेसेस हैं वहां पर क्लासें लग रही हैं, बेंचेस रखे गए हैं, ब्लैक बोर्ड्स लगाए गए हैं, ताकि उनको रियल क्लासरूम एक्सपीरियंस जो है देखने को मिले। तो दिस इज अ वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव। जब पूरा भारत में एजुकेशन को लेकर इतना दिक्कत आ रही है, क्लासेस बंद है, तो वहाँ इस तरह का इनिशिएटिव इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। और ये ध्यान में रखना किसका इनिशिएटिव है, इट इज़ ऑफ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। आगे बढ़ते हैं। आहत ऑपरेशन लॉन्च किया गया है बाय आरपीएफ टू कर्ब ह्यूमन ट्रैफिकिंग। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने नेशन वाइड ऑपरेशन लॉन्च किया है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए। इस ऑपरेशन के तहत स्पेशल टीम्स डिप्लॉय की जाएंगी ऑन ऑल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स, ऑन ऑल लॉन्ग डिस्टेंस रूट्स, क्योंकि देखिए इन बड़ी ट्रेन्स को ही ट्रैफिकर यूज करते हैं फॉर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और खासकर वमेन और चिल्ड्रन, इनको बचाना इन ट्रैफिकर्स से, ये जो है मेन मकसद रहेगा इस ऑपरेशन का। देखिए रेलवे हर दिन 21,000 ट्रेन ऑपरेट करता है, और ये सबसे मोस्ट रिलायबल मोड है ट्रैफिकर्स के लिए ट्रांसपोर्ट करना विक्टिम्स को, कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन पर चढ़ा दो और उनको ट्रांसपोर्ट कर लो। ठीक है, यहां पर ये बता दें 2017 से 2021 के बीच आरपीएफ ने 2000 औरतों और बच्चों को रेस्क्यू किया था, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस भी बढ़ रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की माने तो हर साल तकरीबन 2200 केस ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो हैं देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, आहत ऑपरेशन बाय आरपीएफ। कर्नाटका के कबीर कहे जाने वाले और पद्म श्री इब्राहिम सूतर जी की डेथ हो गई है। इनको कबीर ऑफ कन्नड़ा भी कहा जाता था, एंड ही इज वेरी वेल नोन फॉर हिज वर्क टुवर्ड्स स्प्रेडिंग सोशल एंड कम्युनल हार्मनी। बहुत पॉपुलर थे पब्लिक में, खासकर नॉर्थ कर्नाटका में फॉर हिज स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेज, और 2018 में इन्हें पद्मश्री भी दिया गया था, ये पिक्चर में जो आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। देन देयर इज वन इंडेक्स हैज बीन लॉन्च्ड, दैट इज सेल्सफोर्स ग्लोबल डिजिटल इंडेक्स 2022। ठीक है, अब देखो इंडेक्स में क्या होता है, इंपॉर्टेंट कौन है, किसने जारी किया है, इंडिया की रैंकिंग क्या है, दुनिया का स्टेटस क्या है। तो भारत को काफ़ी हाईएस्ट प्लेस इसमें मिली है। 19 कंट्रीज को कंपेयर किया गया था इन दिस इंडेक्स,
And this index was calculated based on readiness of citizens in learning new digital skills and employee sentiments, कि सिटीजन्स की रेडीनेस, कितना वो नई डिजिटल स्किल्स को लर्न करना चाहते हैं, और एम्प्लॉयज़ का सेंटीमेंट्स क्या है। और भारत का इसमें हाईएस्ट रेडीनेस स्कोर आया है, भारत को 100 में से 63 का स्कोर मिला। ये एक सर्वे पर इस इंडेक्स को कैलकुलेट किया गया था। सर्वे में तकरीबन 23,500 वर्कफोर्स 19 कंट्री में उनका सर्वे हुआ था, और इसमें बेसिकली जो डाटा निकल के आया है वो ये है, 60% ऑफ द इंडियंस आर इक्विप्ड विद डिजिटल रिसोर्सेज एंड मोर देन हाफ ऑफ द रिस्पोंडेंट्स वांटेड टू लर्न न्यू स्किल्स, ताकि अपनी जो कैरियर में वो प्रोग्रेस कर चुके। और यंगर रिस्पोंडेंट्स इसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आए। कुछ मेजर स्किल गैप्स भी डिस्कवर किए गए हैं, 3 बेसिकली। पहला तो है वर्कफोर्स स्किल्स, वर्कफोर्स के स्किल्स, देन लीडरशिप स्किल्स, देन जनरेशनल स्किल गैप्स। और इन स्किल गैप्स के कारण कंट्रीज की जीडीपी पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। किसने जारी किया ये? सेल्सफोर्स ने। सेल्सफोर्स एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, हेडक्वार्टर है इसका सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। आगे चलते हैं। डॉक्टर उन्नी कृष्ण नायर, इनको नया डायरेक्टर बनाया गया है ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। ठीक है, ये कहाँ पे है? तिरुवनंतम, केरला में। एक की स्पेस रिसर्च सेंटर है ऑफ इसरो, एंड स्पेशलाइजेशन है इसकी रॉकेट एंड स्पेस व्हीकल्स फॉर सैटेलाइट प्रोग्राम्स। जो नायर है उन्होंने यहीं से VSSC त्रिवेंद्रम से अपना कैरियर शुरू किया था 1985 में, और इनकी बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रही है इन दी लॉन्च व्हीकल मैकेनिज्म्स, अकाउस्टिक प्रोटेक्शन सिस्टम्स एंड पेलोड फेयरिंग एरियाज ड्यूरिंग हिज टेन्योर। सो ये अब उसके नए डायरेक्टर बन गए हैं, डॉक्टर उन्नी कृष्ण नायर। सो आगे बढ़ते हैं। सो आई थिंक दिस इज द लास्ट न्यूज। अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस, एक फुटबॉल टूर्नामेंट, जैसा कि अफ्रीका कप है तो मतलब अफ्रीका की सारी कंट्रीज इन्वॉल्व होंगी, तो इसमें सेनेगल ने इजिप्ट को हरा दी है। सेनेगल ने इजिप्ट को इसमें हरा के पहली बार जो ट्रॉफी पर कब्जा किया है। ये हो रहा था इवेंट कैमरून में। ठीक है, और जो सैडियो मैने हैं सेनेगल के, उन्होंने पेनल्टी किक के बाद पहला जो अफ्रीका कप अपने देश के लिए जीता है, और जबकि जो इजिप्ट है वो 7 बार जीत चुका है ये। और इससे पहले सेनेगल 2 फाइनल्स भी लूज किया था, और लास्ट अफ्रीकन कप में भी फाइनल में से रह गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, पूछ लिया जाए अगर अफ्रीकन कप ऑफ नेशन किसने जीता है, तो इस बार ये सेनेगल ने जीता है। सो टाइम फॉर रिवीजन एमसीक्यूज। देखिए रिवीजन एमसीक्यूज बड़े इंपॉर्टेंट है ना, हमें पता लग जाता है कि हम फटाफट रिवाइज करें आज के करंट अफेयर्स को। सो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने किसको सम्मन किया है रिसेंटली, किस कंट्री के एम्बेसडर को सम्मन किया है फॉर रिसेंट पोस्ट ऑन कश्मीर? तो ये कौन है? अभी मैंने आपको बताया था, साउथ कोरिया के एम्बेसडर। ठीक है, कौन सी कंट्री दुनिया में पहली कंट्री बनी है टू एडमिनिस्टर DNA कोविड वैक्सीन? तो ये अभी आपको पता है, इट इज इंडिया। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ है? फटाफट याद कीजिए, फटाफट बताइए। सो इट इज इन राजस्थान। रिसेंटली डाइड प्रवीण कुमार सोबती, किससे रिलेटेड थे? डांस, पेंटिंग, म्यूजिक, टीवी सीरियल? तो मैंने आपको बताया था भीम का किरदार निभाया है, सो टीवी सीरियल। मिशन इंद्रधनुष 4.0 किससे रिलेटेड है? ठीक है, किससे रिलेटेड है? हेल्थ। ठीक है, यहां और भी ऑप्शन हो सकती हैं, तो आप इसको हेल्थ में ये क्या है? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। कंवल टाइगर रिजर्व कहाँ है? क्या खासियत थी कंवल टाइगर रिजर्व की? मैंने भी आपको बताई थी कि पहला बर्ड वॉक यहां पर शुरू होना है, बर्ड वॉक, है ना। तो ये कहां पे है? इट इज इन तेलंगाना। मुकेश अंबानी जी को किसने अभी रिसेंटली क्रॉस किया है नेटवर्थ? सो इट इज गौतम अदानी। और किसने अफ्रीकन कप ऑफ नेशन जीता है? अभी हमने जस्ट डिस्कस किया, सो दिस इज सेनेगल। ठीक है, एनुअल एक्सरसाइज विंटर कैंप किस कंट्री में ऑर्गेनाइज की गई थी? सो इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन एस्टोनिया। आहत ऑपरेशन किसने शुरू किया है? अभी मैंने आपको बताया था आहत ऑपरेशन, फटाफट याद करो। सो इट वाज लॉन्च बाय रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ठीक है, सो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स। मिलेंगे कल को एक नई वीडियो के साथ,
और दोस्तों हमारी वीडियोस को लाइक शेयर सपोर्ट ज़रूर कीजिए, हमें आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसी तरह से हम जो है डेली करंट अफेयर्स और रिवीजन एमसीक्यूज डालते रहेंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, जहां पर हम इन वीडियोस के पीडीएफ्स को भी अपलोड करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद।